नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कठुआ आपको लिए चलते हैं, जहां पर आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से पुराने ढर्रे पर लौटता हुआ नजर आ रहा है कठुआ। पुराने ढर्रे पर यहां जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार लखनपुर लौट आया है और लखनपुर में अब दोबारा लंबी लंबी कतारें लगने के आसार बन गए हैं। कठुआ प्रशासन के आदेश के बाद लखनपुर में सख्ती बढ़ा दी गई है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वालों की रैपिड टेस्टिंग यहां पर फिर से शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए ओमिक्रॉन के हवाले से भी देखने को मिल रही है और कोविड के हवाले से भी, जहां पर अब कहीं न कहीं प्रशासन सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाले हर एक शख्स को रैपिड टेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट, लखनपुर जो कि जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार माना जाता है और पुराने ढर्रे पर अब लौटता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर प्रशासन ने सख्ती बरत दी है और पूरी तरह से आम जनता पर भी नजर वहां पर रखी जा रही है। कठुआ प्रशासन के आदेश के बाद लखनपुर में पूरी तरह से सख्ती को बढ़ा दिया गया है और अब दोबारा वहां पर लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो गाड़ियां बाहर से लखनपुर प्रवेश द्वार पर पहुंच रही हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, वहां पर किस तरह से सवारियों को नीचे उतारकर रैपिड टेस्टिंग की जा रही है और उसके बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी ओमिक्रॉन के कई मामले यहां पर सामने आ चुके हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी थी कि लगातार ये मामले ना बढ़े, जिसे मद्देनजर रखते हुए ये सारी प्रक्रिया यहां पर अब शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, क्योंकि 2 से 3 मामले जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखने को मिले हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के और उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन अब हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर कठुआ की बात करें, जिला कठुआ के अंदर लखनपुर प्रवेश द्वार की अगर आपको तस्वीरें दिखाई जाए तो साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यात्री जो यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें गाड़ियों से नीचे उतारा जा रहा है और उसके बाद रैपिड टेस्टिंग यहां पर शुरू कर दी गई है और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का वो सफर तय कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अब देखना यह होगा कि आखिर कितनी पारदर्शिता तरीके से और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम और आने वाले दिनों में उठाए जा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि इससे पहले भी जब कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर आई थी, उस वक्त भी कठुआ लगातार चर्चाओं में बना हुआ था और उसके साथ आपको ये भी बताते चले कि लगातार यहां पर आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए थे, क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए थे। लेकिन अब यहां जिस तरह टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत जुड़ चुके हैं। सरबजीत, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से टेस्टिंग की प्रक्रिया वहां पर की जा रही है? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर यूटी के प्रवेश द्वार लखनपुर में एक बार फिर से सख्ती यहां पर देखने मिलेगी। लगभग 4 महीने के बाद लखनपुर में एक बार फिर से सभी लोगों की यहां पर टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। कल शाम को ही डीएम कठुआ की ओर से इस संबंध में एक ऑर्डर भी निकाल दिया गया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि जितने भी कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स हैं, चाहे वो बसेज हैं, चाहे वो टैक्सीज हैं, चाहे वो कैब्स हैं और चाहे वो टेम्पो ट्रैवलर्स हैं, इन गाड़ियों में जो भी लोग सफर कर रहे हैं और उनको जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में जांच करवाकर ही जम्मू कश्मीर में एंट्री दी जाएगी। जिस प्रकार से पहले एक प्रक्रिया थी कि आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर आप जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अब जो है ये पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है। आपको अगर वैक्सीनेटेड हैं तब भी आपको जांच के दायरे से होकर गुजरना पड़ेगा, चाहे अनवैक्सीनेटेड है तब भी आपको जांच के दायरे से होकर ही आपको जम्मू कश्मीर में आने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि चरणबद्ध तरीके में ये पूरी प्रक्रिया को जहां पर अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरह से पहले चरण में जो पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको इस श्रेणी में लाया गया है, जिसके बाद जितने भी एलएमबीज हैं उनको भी श्रेणी में लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये देखें कि लखनपुर में एक बार फिर से जहां पर सख्ती देखने को मिलेगी। सरबजीत, ये बताइए कि जिस तरह से रैपिड टेस्टिंग यहां पर शुरू की गई है, क्या लगता है कि आरटीपीसीआर भी शुरू होना चाहिए था? क्योंकि या फिर ऐसा तो नहीं है कि यात्रियों से आरटीपीसीआर मंगवाया गया हो, वो चेक हो रहा हो, रैपिड टेस्टिंग की जा रही हो? देखिए, हर किसी का आरटीपीसीआर करना यहाँ पर मुमकिन नहीं है, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि 30% इस आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो लखनपुर में किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये देखिए, अगर 4 से 5 हजार यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, उनमें से 30% जो जांच है वो आरटीपीसीआर यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि आरटीपीसीआर के जांच का दायरा जो है यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट जो पहले से यहाँ पर चल रहे थे उनको भी यहाँ पर और ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रेन का सफर जो है वो बंद है, ट्रेन जो काफी ज्यादा बंद है, जिसकी वजह से लखनपुर में सड़क मार्ग से आने वालों लोगों की तादाद जो है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में आज सुबह से ही लोगों की काफी ज्यादा रश जो है यहाँ पर देखा गया। क्या लगता है सरबजीत कि जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी मामले जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं, उसके बाद ही प्रशासन ने यहाँ पर सख्ती बरतना शुरू की है?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले जो है वो जम्मू कश्मीर में सामने आए, जिसके बाद एक आपात बैठक जो है वो परसों ही यहाँ पर जिला अधिकारियों के साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने यहाँ पर की थी, जिसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे जितने भी लोग बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में आएंगे तो उनकी यहाँ पर जांच जो है उसको सुनिश्चित कर आप जम्मू कश्मीर में उनको आने की अनुमति दी जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि एक ज्वाइंट कंट्रोल रूम जो है वो लखनपुर में स्थापित किया जाए, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात रहेंगे और पूरी प्रक्रिया को परसों से ही अंजाम देने की जहाँ पर शुरू कर दिया गया था। वो कल शाम तक पूरे जितने भी बंदोबस्त थे वो यहाँ पर कर लिए गए थे। काउंटर जो एस्टेब्लिश करने थे वो भी कर लिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन को पहले से ही मालूम था कि आमद जो है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में आज सुबह से यहाँ पर काउंटर जो है पूरी तरह से खोल दिए गए। हर किसी को जांच के दायरे से होकर ही जम्मू कश्मीर में एंट्री जो है यहाँ दी जा रही है। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से रैपिड टेस्टिंग वहां पर की जा रही है, लेकिन आरटीपीसीआर को लेकर कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि लगातार आप देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिले हैं और जिसके बाद अब कठुआ प्रशासन यहां पर सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी आपको दिखा देते हैं कि बस स्टैंड की सौगात किस तरह से यहां पर सांबा जिले के अंदर आम जनता को अब मिलती हुई नजर आ रही है। अगले हफ्ते में ही यहां पर सांबा का बस स्टैंड शुरू हो जाएगा और विवाद के बीच में सांबा प्रशासन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के कुछ अधिकारियों को यहां डीसी ने लताड़ लगाई है और बस स्टैंड शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत यहां मिलती हुई नजर आएगी। इस बार फिर से डीसी जो है वो एक्शन मोड में देखी जा रही है और इससे पहले भी यहां पर जब ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम चल रहे थे उस वक्त भी कई कर्मचारियों को, कई आला अधिकारियों को वो फटकार लगाती हुई नजर आई थी, जहां पर जल शक्ति विभाग पर और पीडीडी विभाग पर सवालिया निशान लगते हुए नजर आए थे। लेकिन आज इस वक्त की बड़ी अपडेट देखिए लगातार जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर जिला सांबा की पुरानी ही मांग यहां पर लोगों की रही है कि बस स्टैंड होना चाहिए और अगले हफ्ते से ये बस स्टैंड की सौगात आम जनता को मिल जाएगी। और विवादों के बीच में ही प्रशासन ने ये पूरा बड़ा फैसला यहां पर सुनाया है, बड़ा ऐलान यहां पर किया है और सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के कुछ अधिकारियों को डीसी की तरफ से लताड़ भी लगाई गई है। क्या कुछ अपडेट है, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। जी ऋषि, जिस तरह से अब बस स्टैंड यहां पर अगर शुरू होता है तो कहीं ना कहीं सांबा जिले के लोगों को यहां सौगात जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि एक विवाद जो है वो पिछले दिनों में देखने को मिला, खासतौर पर न्यू बस स्टैंड सांबा को लेकर बात करें, जिसे एक मात्र 10,000 रुपए महीने के किराए पर जो है वो लीज पर दे दिया गया। और हमने लगातार यहाँ के जो अधिकारी हैं, सीओ, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हम इसे एक बड़े अच्छे रूप में जो वो तैयार करेंगे, नई बिल्डिंग बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खासतौर पर अगर बात करें तो पार्षदों ने इसका एक विरोध जताया था कि उन्हें बिना पूछे इस बस स्टैंड को किराए पर दे दिया गया। हालांकि वक्त ये था कि इस बस स्टैंड को फंक्शनल किया जाता, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं इसका उलट हुआ, जिसके चलते लगातार पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया यहाँ के अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ। और जब ये बात डीसी सांबा तक पहुंची, हमने भी डीसी सांबा से बात की 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये लीज पर दिया गया था न्यू बस स्टैंड सांबा, ये सरासर गलत फैसला था। यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल के जो अधिकारी ने ये लीज पर दिया और उसी के साथ उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस बस स्टैंड को चलाकर देंगे, ये हमारा दावा है। और उसी के चलते उन्होंने कहा कि जिस तरह से काम यहाँ पर काफी तेजी से चल रहा है, एक कलवर्ट वहां पर बनाई जा रही है ताकि जो गाड़ियां यहाँ अंदर आती हैं, जो गाड़ियां यहाँ पर हाल्ट लेंगी, वो आराम से अंदर आए, वो गाड़ियां वहां से मूव अच्छे से कर पाए। उसी के चलते अब ये काम काफी स्पीड में चल रहा है। और एक नोटिफिकेशन जो जारी की गई थी म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के द्वारा कि इस न्यू बस स्टैंड सांबा को खाली करना है, जिस कंपनी ने इसे टेक ओवर किया था, यानी लीज पर लिया था। और उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर ये बस स्टैंड खाली होना चाहिए, लेकिन अभी तक 15 दिन हो चले हैं, ये बस स्टैंड खाली नहीं हो रहा। और अब सीधे तौर पर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि ये तो एक तो गलत फैसला था, अधिकारी ने जो फैसला लिया अपनी मनमर्जी से, डीसी को इस तरह की इसकी कोई कंसेंट नहीं ली गई। और उसी के साथ साथ ये दावा किया गया म्युनिसिपल काउंसिल के अधिकारी की तरफ से कि हम यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं। क्या लगता है ऋषि कि म्युनिसिपल काउंसिल के कुछ लोगों का तालमेल किया जाएगा बिल्डिंग को और पुरानी बिल्डिंग ही काम करेगी? ऋषि, जिस तरह से म्युनिसिपल काउंसिल के कुछ लोगों का तालमेल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्या लगता है कि इस बीच में आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है? जहां पर तालमेल बनाने की जरूरत होती है वहां पर काम होने की जरूरत भी थी। ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से म्युनिसिपल काउंसिल के लोगों को फटकार लगाई गई डीसी की तरफ से, लेकिन आए दिन चर्चा ये भी रहती है कि म्युनिसिपल काउंसिल के लोग और साथ ही साथ प्रशासन का आपस में तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर म्युनिसिपल काउंसिल के सीईओ की बात करें तो मैंने उनसे ये पूछा था कि इतने बड़े आप फैसले अपने स्तर पर ले रहे हैं, क्या इसकी कोई जानकारी डीसी सांबा को है? उन्होंने ये कहा कि डीसी अपने शहर की मालिक है, वो हर एक जगह जा सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इस तरह के बड़े बड़े फैसले लेना, क्या सीईओ को नहीं लगता था कि डीसी सांबा तक ये बातें जो वो रखी जाए, उनकी कंसेंट ली जाए? तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की काफी ज्यादा कमी यहां पर देखने को मिली है, जिसके चलते ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ और सांबा के लोगों ने यहां पर अपना रोष व्यक्त किया कि म्युनिसिपल काउंसिल सांबा जो अपने फैसले इस तरह से ले रही है, लोगों को नहीं कॉन्फ्रेंस में लिया जा रहा, पार्षदों को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया जा रहा, और हालांकि यहां तक कि डीसी को भी कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। तो इस सीधे तौर पर जो आरोप सीईओ के ऊपर लगाए गए वो अब पूरी तरह से सच साबित हो रहे हैं। इसी के चलते शायद अब ये सीईओ को डर था, जिन्होंने न्यू बस स्टैंड सांबा को खाली कराने का एक नोटिस उस कंपनी को दे दिया जिस कंपनी ने इस न्यू बस स्टैंड सांबा को टेक ओवर किया था। लेकिन अब देखना यह है कि जो दावा डीसी मैडम भी कर रहे हैं, ये दावा कितना सच साबित होता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी डीसी आए हैं उन्होंने कहा कि हम इस बस स्टैंड को चला कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब जो कॉल डीसी मैडम ने ली है, अब देखना यह है कि कितनी जल्दी। सवाल ही यही है कि इससे पहले भी कई डीसी आए हैं और बस स्टैंड को चलाने की बात कही गई है, लेकिन इस बार फिर से डीसी ने अगर ये कदम उठाया है तो देखना ये होगा कि वाकई में अगले हफ्ते से यहां पर बस स्टैंड शुरू हो पाएगा या नहीं। बने रहिए आप अगली खबर के लिए भी। तो फिलहाल आपने देखा ऋषि खजूरिया किस तरह से अपडेट यहां पर कर रहे हैं कि लगातार डीसी की तरफ से एक इनिशिएटिव तो लिया गया है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वाकई में अगले हफ्ते यहां बस स्टैंड शुरू हो पाता है या नहीं। आगे बढ़ जाएंगी और एक और बड़ी खबर आपको सांबा से ही दिखाएंगे, जहां पर आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है। तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे परियोजना फिर से विवादों में गिरती हुई नजर आ रही है। सांबा के जसवाल इलाके के लोगों ने यहां आरोप लगा दिया है कि पूरी तरह से वो यहां लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को भी यहां लोग अब जो है वो प्रभावित देखे जा रहे हैं और दुकानें और मकान यहां एक्सप्रेस वे की भेंट चढ़ रहे हैं। और इससे पहले भी कई बार इसी तरह से प्रदर्शन जो है वो जिला सांबा में भी देखने को मिला था। रिंग रोड के लेकर अगर बात की जाए तो रिंग रोड को लेकर भी लोगों ने काफी प्रदर्शन किया था और इस बार एक्सप्रेस वे को लेकर अब जिला सांबा के जतवाल इलाके के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उनका साफ कहना है कि आम जनता को सरकार उजाड़ने में लगी हुई है। दुकानें यहां पर प्रभावित हो रही हैं, मकान प्रभावित हो रहे हैं और सड़कें पूरी तरह से कैसे यहां पर बनाई जाएगी, अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से ऋषि के पास ही चलेंगे। ऋषि, लगातार पहले मुआवजे को लेकर बात हो रही थी कि इन लोगों को मुआवजा सही से मिल रहा है या नहीं, लेकिन आज जो प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ कहना था आम लोगों का? ऋषि, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? फिलहाल ऋषि के साथ एक बार फिर से संपर्क साधिए, क्योंकि खबर पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से हालात जो हैं वो जिला सांबा के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जतवाल इलाका है जहां पर लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। साफ टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लोग किस तरह से धरना प्रदर्शन करने को पूरी तरह उतारू होते हुए नजर आ रहे हैं और आम जनता जो है वो सरकार के खिलाफ लामबंद होती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि दुकानें यहां पर उजाड़ी जा रही हैं, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं और जमीनों को लेकर भी पूरी तरह बातचीत करते हुए आम जनता नजर आई है, क्योंकि परियोजना फिर से एक बार यहां विवादों में घिर गई है और इससे पहले भी कई बार जो परियोजनाएं और योजनाएं चलाई जाती हैं, आम जनता की तरफ से एक सवाल खड़ा किया जाता है कि उस योजना का और परियोजना का जमीनी सतह पर पहुंचना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि जब भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई योजना या फिर लाभ की चीज अगर आम जनता तक पहुंचाई जाती है तो उसका ही ज्यादातर फायदा आम जनता को मिलना चाहिए और मिल भी सकता है, लेकिन अगर उस पर सही से काम हो। अब यहां एक्सप्रेस वे परियोजना को लेकर बात हो रही है जो दिल्ली कटरा के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें आम जनता के लिए यह भी कहा गया था कि रोजगार के भी साधन उपलब्ध होंगे और साथ ही साथ आम जनता जिनकी जमीनें बीच में आएंगी उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। इससे पहले डिफकॉम से भी इसी खबर पर बातचीत हुई थी कि क्या वाकई में आम जनता को मुआवजा पहले दिया जाएगा या फिर पहले की तरह जो रिंग रोड के समय में हुआ था कि चक्कर पर चक्कर लोगों को काटने पड़ेंगे, लेकिन डिफकॉम की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि सबसे पहले मुआवजा दिया जाएगा और उसके बाद ही आगे का काम होगा। लेकिन अब यहां पर सांबा के जतवाल इलाके के लोग जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज सबसे पहले जानेंगे कि आखिर उनकी क्या कुछ यहां पर मांगे थी। ऋषि, मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी आप किन मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया है जतवाल इलाके के अंदर? देखिए, जतवाल इलाके के लोगों ने आज यहाँ पर एक प्रदर्शन किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ, और इसमें मांग यही रखी जा रही है कि जो दुकानें यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन अब आ रही है, यानी जिस तरह से एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है और उसी के साथ साथ जो 6 लेन बन रही है, तो दुकानें जो व्यापारी हैं यहाँ के वो काफी चिंतित है। उनकी दुकानें सारी की सारी आने वाले दिनों में टूट जाएंगी, और इसके अलावा उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो इसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मांग है कि यहां पर एक फ्लाईओवर बना दिया जाए हाईवे के चौक में, ताकि जो ट्रैफिक है वो भी चलती रहे और दुकानें भी ना टूटे, जिसके चलते यहाँ के लोग आज प्रोटेस्ट के माध्यम से जो वो अपनी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन इनकी बातों को किस तरह से मानता है। यहाँ के लोगों से बातचित करेंगे, यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे पहले इन शॉर्ट आपको जानना चाहता हूँ, ये जो पूरा मसला है, ये पूरा मसला क्या है जो आप मांगे कर रहे हैं कि दुकानें टूटनी नहीं चाहिए और फ्लाईओवर जो है यहाँ पर बना देना चाहिए ताकि कोई दिक्कत दुकानदारों को ना आए? हमारी यही मांग है, हम पहले भी कह चुके हैं कि हमें इधर फ्लाईओवर होना चाहिए। अगर फ्लाईओवर बन जाए तो हमारी दुकानें बच सकती हैं। और दूसरा, जो हमारे व्यापारी तबके के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये दुकानें चले गई तो हमारा बिजनेस सारा ठप हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। हम यही इनसे हमारी यही गुहार है, कमिश्नर मैडम से भी यही है कि वो हमारी इधर फ्लाईओवर का कर दे तो हम बच सकते हैं। ऋषि, सवाल कीजिए कि किसी आला अधिकारी से अगर बातचीत हुई है, डीसी मैडम से बातचीत हुई है, तो उनका क्या कुछ कहना था, क्या आश्वासन दिया गया? बच्चे हैं वो बहुत बेरोजगार हैं। क्यों? आपसे जानना चाहता हूँ, आप डीसी मैडम से या डिपकॉम से या एलजी साहब तक पहुंचे, इस बात को लेकर कोई संज्ञान उन्होंने लिया, कोई चिट्ठी वगैरह उनके तक सौंपी गई आपकी तरफ? सर, हमने डीसी सर को दी थी जब रोहित खजूरिया जी से, उनसे हमने एप्लीकेशन दी हुई है वहां पे। अभी भी मैम से हमारी मुलाकात हुई थी, पर हमें लाइटली लिया गया, शायद से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, अभी तक रिस्पांस नहीं आया है कुछ भी। अच्छा। हमने सभी से कह रखा था, हमने डॉक्टर साहब जी से भी बात करी थी जो हमारे यहाँ के एमपी हैं, उनसे भी कहा था कि अगर हमें दे दिया जाता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। जिनका घर चला गया बताओ वो कहाँ रहेंगे, जिनकी दुकानें चली गई वो कहाँ से खाएंगे, ये बता दो आप। दुकानें भी जाएंगी, घर भी जाएगा। डिपकॉम से एक बार यहाँ पर बातचीत की गई थी कि जो यहाँ एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, उस पर सबसे पहले आम लोगों की राय को जानना बहुत जरूरी था, और उनकी तरफ से कहा भी गया था कि आम जनता की राय सबसे पहले ली जाएगी। क्या लगता है कि लोगों की राय ली गई है? मैं ये सवाल इनसे करता हूँ, क्या आपकी कोई राय ली गई है? जिस तरह से एक सर्वे किया गया था कि ये जो दुकानें हैं या घर इसमें आ रहे हैं ये टूटेंगे, तो क्या आपको कॉन्फिडेंस में लिया गया था इन अधिकारियों की तरफ से कि पहले उनसे पूछा जाए कि आपका कितना नुकसान होगा या उस नुकसान की किस तरह से भरपाई करनी है? सर, हमें कुछ नहीं पूछा गया, बल्कि खुद आ जाते हैं वो टेप्स लेकर नापने के लिए आ जाते हैं, एकदम से आ जाते हैं। कल ही हमारे यहाँ पे तहसीलदार जी और पटवारी जी आए थे, मतलब एकदम से शुरू हो जाता है, पर हमें कुछ ना अलर्ट किया जाता है, ना हमें कोई नोटिस दिया जाता है, हमें कुछ नहीं बताया जाता, एकदम से सर पे आ जाते हैं। ऐसा सोचो हमारा क्या हाल होता होगा तब। हमें हर वक्त यही डर लग रहता है, आज नहीं कल नहीं परसों दुकानें जाने वाली हैं, पर हमें दुकानें नहीं देनी सर। ये हमारी घर की लैंड है, रजिस्ट्रेशन लैंड है, हमारी रजिस्टर्ड लैंड है हमारी, हम क्यों दें? हमसे पूछ ले, हमें या तो हमें जॉब दे दें, हर फैमिली मेंबर को जॉब दे दें, अगर नहीं तोड़नी ही है तो जॉब दे दो, बस यही है। बस क्या लगता है कि बीच का रास्ता निकालकर किस तरह से काम किया जा सकता है वहां पर? देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि थोड़ी सी मैं चीजें रखना चाहता हूं। जतवाल हाईवे यहाँ पर दुकानें काफी ज्यादा है, व्यापारी लोग इन्हीं के ऊपर निर्भर हैं, और इनके घरों पे लोग जो वो पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल पा रही, बेरोजगारी काफी ज्यादा है, और अगर ये दुकानें टूट जाती हैं या पीछे इनके घर है वो टूट जाते हैं तो ये लोग रहेंगे कहां पर, ये अपना सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से चलाएंगे, ये काफी एक चिंता का विषय बन चुका है। और ये लोग डीसी मैडम से या डिपकॉम से या नितिन गडकरी तक को ये अपने एक मेल जो वो डाल चुके हैं, लेकिन रिप्लाई कोई नहीं आ रहा, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। लोग यही चाहते हैं कि इसका एक अल्टरनेट निकल सकता है, जिस तरह से सांबा में फ्लाईओवर दे दिया गया है, मुख्य चौक पर सड़क हादसों का ग्राफ भी कम होगा, घगवाल में सैंक्शन हो चुका है, तो जतवाल में क्यों नहीं हो सकता सैंक्शन? यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया है, और अगर यहाँ पर फ्लाईओवर मिल जाता है तो दुकानें बचेंगी, लोगों के घर बार बचेंगे, लोग अपना जो जिंदगी का रोजमर्रा का सिस्टम है वो अच्छे से चला पाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को गौर फरमाने की जरूरत है ऋषि कि अगर फ्लाईओवर की डिमांड रखी जा रही है आम जनता की तरफ से तो ध्यान दिया जाए और संज्ञान लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए थे, जो आम जनता के साथ बातचीत करते हुए भी नजर आए, और आम जनता ने अपनी बातचीत यहां पर साझा की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को यहां संज्ञान लेने की जरूरत है। नेशनल हाईवे जो बनाया जा रहा है, रिंग रोड जो पहले यहां पर बनाया
बनाया गया था उसको लेकर भी विवाद कई तरीके से देखा गया था, लेकिन एक्सप्रेसवे जब यहां बनाया जा रहा है तो आम जनता को अगर परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं तो प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन लिए चलते हैं जहां पर आपको दिखाना बहुत जरूरी कि मनरेगा को लेकर क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रही है। मनरेगा योजना के कई मजदूरों से मुफ्त में यहां पर मजदूरी कराई जा रही है और रामबन में नहर के निर्माण में सेवाएं दे चुके मजदूर अब दरबदर होने को मजबूर हो गए हैं। 2018 में मजदूरी की गई लेकिन अभी तक वहदाना नहीं दिया गया है, यानी अभी तक मजदूरी नहीं मिल पाई है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए 2018 में काम किया था, 19-20 बीच में से निकल गया है और 21 पूरी तरह से खत्म होने की कगार में है, लेकिन अभी तक अगर मजदूरी नहीं दी गई है तो मनरेगा योजना कहीं न कहीं विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है और सवालिया निशान इस पर लगते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप दूर दराज के इलाकों के अंदर काम करवाते हैं, मनरेगा के काम हो रहे हैं, लेकिन वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें अभी तक मजदूरी क्यों नहीं दी गई, ये बड़ा सवाल यहां बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जॉब कार्ड लगातार सवालिया निशान के घेरे में देखे गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से यहां पर ये काम चल रहा है? मनरेगा काफी तरीके से सवालिया निशानों के घेरे में गिरता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो विजुअल्स प्ले हो रहे हैं ये फजला टू ठाठा एक ड्रेन है, ब्लॉक असर पंचायत चक्का A2 जो 2018 में जिसकी ये एक नहर है जो धान के खेतों तक पानी पहुंचाने का एक जरिया था, जो साल 2018 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। मनरेगा के तहत ये काम किया गया और वहां के लगभग 2 दर्जन के करीब लोगों ने इस काम में हिस्सा लिया, यानी मजदूरी की। लेकिन जब हम इस इलाका में पहुंचे तो उन मजदूरों का कहना था कि जनाब 4 साल बीत गए, हमने वहां पे काम किया लेकिन अभी तक हमें जो है मजदूरी नहीं मिली, मजदूरी का जो पैसा मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। उन लोगों ने भी ऑफिसरान से बात की, उनके नोटिस मिला और उन्हें तारीख पे तारीख दी गई कि जनाब आज नहीं, कल, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, तो अभी तक 4 साल गुजरने तक इन्हें पैसा नहीं मिला। हालांकि हमने भी डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमारा फोन, लेकिन नदीम, जब मनरेगा के काम शुरू किए जाते हैं वहां पर मजदूर को रजिस्टर किया जाता है और एक जॉब कार्ड इश्यू किया जाता है और उस पर हर दिन की अटेंडेंस जो है वो लगाई जाती है कि कितने दिन उन्होंने काम किया है और उसके बाद अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आशा, इसका जो प्रोसेस है वो इस तरह का है कि जब मनरेगा का कोई भी काम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसमें डिमांड बनाई जाती है और डिमांड देने के बाद उसका जो है कुछ FTO वगैरह जनरेट किया जाता है और फिर एक एम्प्लॉय है स्पेशली जो मनरेगा के कामों की अटेंडेंस लेगा, ग्राम रोजगार सेवक GRS के नाम से, जो हर पंचायत में काम करता है। लेकिन वो शीटें अगर जनरेट हुई है, डिमांड भी दी है, उसके बाद ही इस काम को एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन काम के एग्जीक्यूशन के बाद काम मुकम्मल भी हो जाता है लेकिन पैसा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़े करता है मनरेगा की उन गाइडलाइंस पर और कहीं न कहीं कंसर्न डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर कि अगर मनरेगा गाइडलाइंस के मुताबिक 15 दिन के अंदर एक मजदूर को उसका पैसा मिल जाना चाहिए, उजरत मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है कि अगर आपने इस काम को एग्जीक्यूट किया है तो जाहिर सी बात है डिमांड ली है और जब डिमांड ली है उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर रहे तो कहीं न कहीं ये डिपार्टमेंट का फॉल्ट नजर आ रहा है। अगर काम मुकम्मल हुआ है, अगर काम अच्छी क्वालिटी का नहीं था तो मनरेगा के जो मुलाजमीन वहां पे थे इस काम को रुकाना चाहिए था, लेकिन काम को कंप्लीट होने दिया गया है अगर, तो जाहिर सी बात है कि फॉल्ट जो है डिपार्टमेंट की साइड पर है। और कहीं न कहीं मैं ये कहूंगा कि शायद यही वजह है कि कंसर्न डिपार्टमेंट के जेई से हमने बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने जहमत गवारा ने की कि हमारा फोन रिसीव करे, उसके बाद मैंने टेक्स्ट के जरिए से भी उनसे कांटेक्ट करने की बात की लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो कुल मिलाकर मैं ये कह दूं कि मनरेगा के जहां काम चल रहे हैं गाइडलाइंस कुछ और हैं लेकिन जमीनी हकायक कुछ और हैं, जिसके बीच पिसा जाने वाला एक मजदूर है। मतलब सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है कि योजना जो सरकार की तरफ से चलाई जाती है उसका जमीनी सतह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर योजना आम जनता के लिए बनाई जाती है तो उसका लाभ आम जनता को मिलना बहुत जरूरी है, जो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि मनरेगा का काम किस तरह से यहां सवालिया घेरे के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर मजदूरी अभी तक आम जनता को नहीं मिल पा रही है। जिन मजदूरों ने काम किया है तो कहीं ना कहीं वो लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मनरेगा विभाग को पूरी तरह से काम करने की जरूरत है। कुछ कर्मचारियों को, आला अधिकारियों को यहां पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर कहां पर कमी रह गई है, किस वजह से इन लोगों की मजदूरी नहीं दी गई है। आगे बढ़ जाएंगे और पंजाब में किसान आंदोलन से जम्मू में फंसे हुए बाहरी राज्यों के यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यात्रियों की संख्या के हिसाब से वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और पहले जो यात्री यहां रेलगाड़ियों में सफर करते थे उन्होंने अब बस और टैक्सियों की ओर रुख करना शुरू
शुरू कर दिया है, जिनसे मनमाना किराया वसूला जा रहा है। और जम्मू से रवाना होने वाले यात्रियों में से सबसे ज्यादा यात्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो अपने घरों में लौटने वाले हैं। और आज लगातार चौथे दिन भी जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर कई यात्री दरबदर होते हुए नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था न किए जाने पर उनकी दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही और बस वाले भी उनसे कई गुना अधिक यहां किराया मांग रहे हैं, जिन पर नकेल कसने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। और लखनऊ के लिए जाना है हमें, तो वही जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, किराया बस का ज्यादा है, एक आदमी का 2400-2500 बता रहे हैं। अब कुछ लोगों के पास बजट है, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो वही कर रहे हैं कि जैसे वहाँ से कोई हमारा डीसीएम आ जाए तो हम उससे निकल जाएं, उसी के लिए जा रहे थे। रहने खाने का क्या, किराए पे जाओ तो वो भी बता रहे हैं 500 रुपये 600 रुपये रूम। अब जानते हैं घर से हमारी, हम रुकेंगे यहाँ, इसलिए वहाँ नहीं रुके, फिर रेलवे स्टेशन पे रुके। हाँ, ये चीज़ तो कोई पक्की नहीं है कि 26 को खुलेगी, कोई पक्का नहीं। हो सकता है मान लीजिए इतनी भीड़ है, टिकट मिले या ना मिले, कोई पक्का तो भीड़ तो नहीं है कि मिल सकती है ट्रेन। यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान है सर, पैसा नहीं है, यहाँ पे परेशानी बहुत ज्यादा है। पैसा है ही नहीं, एकदम खत्म हो गया, जेब खाली है। जाने के लिए हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं है। बस वाले 2500 मांग रहे हैं और हम लोग का टिकट है, लेकिन ट्रेन आ नहीं रही है, ट्रेन कैंसिल है। गोरखपुर जाने के लिए बहुत परेशान है हम लोग। जम्मू वाली सरकार अब क्या कर रही है, कोई यहाँ पे हम लोग को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। परेशान हम लोग, भटक रहे हैं इधर उधर। मुझे ये सरकार कोई समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल भी। पहले नोटबंदी किया, फिर लॉकडाउन लगाया, फिर कोरोना का किया, फिर उसके बाद में अब ये रेलवे कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि बाहर से आए हुए यात्रियों को किस तरह से परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। एलजी प्रशासन को चाहिए कि संज्ञान लिया जाए और इन लोगों की मुसीबतों को कम किया जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।